अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, अभी जो मैं आपके सामने लेक्चर डिलीवर करूंगा वो है साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी की एज ए डिसिप्लिन जो इवॉल्व हुआ है एज ए डिसिप्लिन या एज ए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में किन लोगों का क्या किरदार था और अब ये यहाँ कहाँ तक पहुँचा है, लोगों ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो बुनियादी तौर पे साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट में सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो नंबर वन है स्ट्रक्चरलिज्म, नंबर टू है फंक्शनलिज्म, नंबर थ्री है बिहेवियरिज्म, नंबर फोर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। तो ये कोई 7 के करीब जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट हैं। अब इनमें सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को। स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था विल्हेम वॉन्ट एंड एडवर्ड टिश्नर ने, जिन इन दोनों को हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। 18 ये जर्मनी के दोनों लोग थे और इन्होंने 1879 में पहले लेबॉर्ट्री कैंप की थी, जहाँ पे इन्होंने ये तजर्बात करने के बाद ये एक स्कूल ऑफ थॉट जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, they use techniques such as introspection to analyze the inner process of human mind। बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर, इन्होंने माइंड को डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिवाइड किया है, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है स्ट्रक्चरलिज्म से। तो उन्होंने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन टू एनालाइज द इनर प्रोसेस, यानी इंसान जो है वो अपने इनर सेल्फ से चीज़ों को, अपने माइंड को यूज़ करके अपने इनर को प्रोसेस करता है। अपने इंट्रोस्पेक्शन से इंसान अपने इंट्रोस्पेक्शन से अपने इनर को प्रोसेस करता है। आस्क द इंडिविजुअल टू राइट देयर एक्सपीरियंसेस, यानी वो कहते हैं कि जैसे एक इंडिविजुअल को कहा जाए कि आप अपने तजुर्बात लिखें, फीलिंग लिखें, इमोशंस लिखें, परसेप्शन, यानी आप अपनी माइंड एक्टिविटीज़ को जो है वो एनालाइज करें। तो इसको अगर हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान अपने कॉन्शियसनेस के बारे में, अपनी ज़मीर के बारे में, अपनी खुद से इनर स्टडी करके अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने सेंसेशन जो बयान करे, उसको हम स्ट्रक्चरलिज्म का नाम देते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म बुनियादी तौर पे पहला स्कूल ऑफ थॉट है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था विल्हेम वॉन्ट ने, और एडवर्ड टिश्नर इसके थे। ये दोनों जो थे ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने जर्मनी में एक लेबॉर्ट्री कैंप की और वहाँ पे उन्होंने जो सबसे पहले कहा कि इंसान को इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए अपने इनर को स्टडी करना चाहिए, इनर माइंड को। और उन्होंने एक मिसाल दी कि जैसे किसी आदमी को आप कहें कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज, अपने इमोशंस और अपने सेंसेशन को जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करें, तो इसका मतलब होता है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रक्चरलिज्म। और इसको उन्होंने कॉन्शियसनेस का नाम भी दिया कि इंसान अपने शऊर के बारे में कैसे जो है वो चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद इसके रिएक्शन में फंक्शनलिज्म आया। फंक्शनलिज्म, दिस स्कूल ऑफ थॉट केम इनटू द रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। विलियम जेम्स इसको इंट्रोड्यूस करवाया। विलियम जेम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे डार्विन की थ्योरी से, और विलियम जेम्स ने क्या किया कि चूंकि वो एक साइंटिस्ट था तो उसने बुनियादी तौर पे मैनी बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, बहुत सारे बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को उसने शामिल कर दिया ह्यूमन ब्रेन में। उसने कहा कि वी कैन नॉट ब्रेक माइंड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी हम माइंड को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन और परसेप्शन। वो कहता है कि बुनियादी तौर पे देयर इज अ नर्वस सिस्टम व्हिच हेल्प द इंडिविजुअल टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड फॉर्म देयर हैबिट्स, कि इंसान के ब्रेन में एक नर्वस सिस्टम होता है जो उसकी एडजस्टमेंट में, इंडिविजुअल की एडजस्टमेंट में इन्वायरमेंट के मुताबिक उसे सपोर्ट करता है। तो अब इसने क्या काम किया कि इसने जो था वो फंक्शन को इंट्रोड्यूस, इसने स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। इसने क्या कहा कि इंसान के माइंड के नर्वस सिस्टम के अंदर एक फंक्शन काम कर रहा होता है, और वो फंक्शन जो है वो बुनियादी तौर पे इंसान को सपोर्ट करता है कि वो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट करे। वी ओनली स्टडी द फंक्शन ऑफ ब्रेन, नॉट स्ट्रक्चर। तो वो कहता है कि हम ब्रेन के फंक्शन को तो स्टडी कर सकते हैं लेकिन उसको स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर सकते। पिछले ने, अगर हम पीछे जाएं, विल्हेम वॉन्ट और
टिश्नर ने क्या कहा था, और उन्होंने कहा था कि हमने स्ट्रक्चर को स्टडी करना, और स्ट्रक्चर के ज़रिए हमने इमोशन, फीलिंग्स और इनको परसेप्शन को हमने रिकॉर्ड करना है। इंसान अपने करता है। ये कहते हैं कि नहीं, इंसान के अंदर एक नर्वस सिस्टम है, और वो सिस्टम जो है ब्रेन में वो वर्क करता है, वो फंक्शन करता है, और उस फंक्शन के ज़रिए इंसान जो है वो अपने फीलिंग्स, अपने आप को एडजस्ट करता है एनवायरनमेंट के मुताबिक। अब इसमें तीसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बिहेवियरिज्म है। बिहेवियरिज्म जो था वो अगेंस्ट था दोनों के, स्ट्रक्चरलिज्म के और फंक्शन के। उनका ये कहना था कि इंसान का ब्रेन का फंक्शन या स्ट्रक्चर उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जा सकता है? वो कहते हैं कि इंसान का जो ऑब्जर्वेबल चीज़ है, जो एक्शंस होते हैं, वो मेजरेबल होते हैं। argued that neither we can divide the mind into structure and nor we can study the function of mind and brain। वो कहता है कि हम इनको नहीं कर सकते, बट स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म अनमेजरेबल नॉट ऑब्जर्वेबल, ये दोनों चीजें ऑब्जर्व नहीं की जा सकती और ना ही इनको मेजर किया जा सकता है। तो बिहेवियरिज्म इज अ मेथड दैट फोकस ऑन टोटली ऑब्जर्वेबल एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये फोकस करता है सिर्फ ऑब्जर्वेबल एक्शन पे। जैसे इवन पावलोव की हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म के अंडर आती है। तो उन्होंने जैसे वो कहा था कि पहले आप क्या करेंगे, एक डॉग था, और डॉग जो था उसको उन्होंने एक लेबोरेटरी में रखा, और जब उसको वो खुराक देते थे तो उस खुराक के साथ वो बेल भी ऑन करते थे, बेल भी बजती थी और साथ साथ लाइट भी ऑन होती थी। उसके बाद वो जो डॉग था उसको खुराक प्रोवाइड करते थे। कुछ देर के बाद उन्होंने तजर्बा किया कि बेल जब उन्होंने ऑन की, तो बेल ऑन की और लाइट ऑन की, तो वो डॉग जो था उसके मुंह से वही सलीवा जो था वो टपक रहा था, और वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कोई चीज़ खा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी को पहले स्टिमुलस देते हैं तो उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्स होता है। तो इवन पावलोव की थ्योरी जो है वो बिहेवियरिज्म में काउंट होती है। तो बिहेवियरिज्म के बाद अब बिहेवियरिज्म जो था, इन्होंने दोनों को रिजेक्ट किया, फंक्शनलिज्म को भी और स्ट्रक्चरलिज्म को भी। इसके बाद आ जाती है हमारे पास गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी बुनियादी तौर पे जर्मन साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप था जिन्होंने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, और उन्होंने एक प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न स्टडी ऑफ परसेप्शन। तो उन्होंने एक नई चीज़ दी। उन्होंने कहा कि वी एक्सपीरियंस थिंग्स एज अ यूनिफाइड होल, कि हम चीज़ों का एज ए होल तजर्बा करते हैं। इसमें उन्होंने वो पिजन वाली मिसाल है कि, या वो चंपैंजी की मिसाल है कि चंपैंजी जो था उसको बनाना बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो उसको पिंजरे में बंद कर दिएगा केज के अंदर, और उसके बाद उस केज के साथ अंदर उन्होंने वो दो स्टिक रखी जिनको आपस में जोड़ा जा सकता था, और बाहर उन्होंने बनाना रख दिए। तो अब वो इधर उधर भागता था, और भागने के बाद जब उसने देखा, उसने स्टिक के साथ उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की कि मैं वो बनाना जो है उसको खा लूँ, तो कामयाब नहीं हुआ। तो फिर उसने दोनों स्टिक्स को जोड़ा। जोड़ने के बाद उसने ऐसे किया। फिर पिजन की मिसाल है कि जब उसको खुराक दी जाती थी, जब वो चोंच मारता था एक सर्टन, तो यह सारी चीज़ें जो हैं वो कंटेंट के अंदर मौजूद हैं। तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है कि हमने चीज़ों को यूनिफाइड होल के तौर पे देखना है, बाई पार्ट्स नहीं देखना। वो कहते हैं कि होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, यानी जब चीज़ बन जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तो वो उस पार्ट्स की निस्बत जो है वो ग्रेटर होती है। एट्रीब्यूट्स ऑफ होल आर नॉट डिड्यूसिबल फ्रॉम the analysis of parts in the isolation. The word gestalt is used more generally to mean way a thing has been placed or put together. तो gestalt का जो मतलब है वो भी यही है कि चीज़ों को हमने कैसे इकट्ठा करना है, या कैसे हमने चीज़ों को प्लेस करना होता है। तो गेस्टाल्ट थ्योरी के बाद साइको एनालिसिस थ्योरी आई, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी थी। इसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि सिगमंड फ्राइड जो था उसने कहा इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड ओवर बिहेवियर, यानी आपका जो माइंड है, अनकॉन्शियस पार्ट है माइंड का, उसका आपके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है या इन्फ्लुएंस होता है। उसने कहा कि इंसान का माइंड जो बुनियादी तौर पे तीन चीज़ों से बना हुआ है। नंबर हेड है, ईगो है, सुपर ईगो है। ये एक सोर्स है साइंस डायरेक्ट काम से, वहाँ से ये चीज़ें मैंने ली हैं। इड क्या है कि अनकॉन्शियस सोर्स ऑफ प्रिमिटिव सेक्सुअल डिपेंडेंसी एंड एग्रेसिव इम्पल्सिव, यानी इंसान इड ये है कि इंसान के अंदर जो अग्रेसिव एटीट्यूड है, जो उसकी सेक्सुअल विशेज हैं, वो इसमें पाई जाती हैं। तो उसके बाद सुपर ईगो आ जाता है कि सुपर ईगो के अंदर जो है वो सोसाइटल नॉर्म जो है, सेटिंग स्टैंडर्ड जो है, सेट स्टैंडर्ड जो है वो आए होते हैं।
अब इन दोनों सिचुएशन में जब इंसान होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको एक पुलिसमैन का किरदार या उनको रोकने के लिए ईगो होती है कि ना तो बहुत तो ज़्यादा इड को ओवरकम करने देती है और ना ही ज़्यादा सुपर ईगो पे आ जाती है कि बंदा किसी के काबिल भी ना रहे। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो वो डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे इट है, आई वांट टू डू दैट नाउ। फॉर एग्जांपल आपकी विश है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो इसमें प्लेयर ओरिएंटेड और सेल्फ, ये इसमें सेल्फिश है कि इंसान का दिल किया कि मैंने कुछ करना है। सुपर ईगो क्या है कि नाइस पीपल डू नॉट डू दैट, कि अच्छे लोग जो हैं ये काम नहीं करते। कंसर्न विद मोरालिटी, राइट एंड रॉन्ग। तो इंसान, अब इन दो जो चीज़ें हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं कि एक साइड पे आप देखें कि इड में वो क्या कहता है कि मैं ये काम करना है, सुपर ईगो में ये कहा जाता है कि यार ये अच्छे बंदे तो ये काम नहीं करते। तो ईगो क्या करती है? ईगो में भी यू कैन कंप्रोमाइज बैलेंस, यानी ईगो कहती है कि कंप्रोमाइज कर लो, कि जो अच्छा काम है वो कर लो, जो बुरा काम है उसको आप छोड़ दो। जरूरी तो नहीं कि आपके माइंड में हर बुरी चीज आ रही हो, उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जो अच्छी चीजें हैं वो कर लो। तो वो कहता है कि बैलेंस कन्फ्लिक्टिंग डिमांड ऑफ इट एंड सुपर ईगो, यानी ये बैलेंस करता है इड और ईगो के दरमियान जो कन्फ्लिक्टिंग चीजें होती हैं उनकी। तो इससे उम्मीद है डायग्राम को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आप चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, इसको अब्राहम मैस्लो से जो है वो एसोसिएट किया जाता है, ये उसकी ये थ्योरी है। अब्राहम मैस्लो जो है कि इसके लिए मुझे एक डायग्राम है जो मैंने लिया है कहीं से, study.com से एक लिया है वो डायग्राम बना हुआ है। इसमें फिजियोलॉजिकल इंसान की, वो कहता है कि बेसिकली 5 नीड्स है। सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव बिलोंगिंग नीड, स्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके लिए अमूमन मैं अपने स्टूडेंट्स को जो एक एग्जांपल देता हूँ वो ये है कि फिजियोलॉजिकल नीड इंसान की भूख प्यास है, थर्स्ट, हंगर, ये बेसिक नीड है। जैसे हवा है, पानी है, खाना खाना है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम, बिलोंगिंगनेस, लव, सेफ्टी सब इसके नीचे हैं। फॉर एग्जांपल कि जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही होती तो इंसान ऊपर वाली हर चीज को भूल जाता है। अगर मुझे भूख लगी है और मेरे पास 5 किलो सोना पड़ा हुआ है, तो मैंने सोने को क्या करना है? जब मैं भूख से मर रहा हूँ तो मैं तो उसको सेल आउट कर दूंगा, मेरे तो किसी काम का नहीं है। इट्स मीन कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर इंसान शेल्टर उसको चाहिए होता है, सेफ्टी नीड्स चाहिए होती हैं, कि जब इंसान की भूख प्यास मिटती है ना तो फिर उसे होश आता है कि मुझे शेल्टर चाहिए, मुझे छोटा सा अपना घर चाहिए। एक बंदा जो है उसके पास रात दिन खाने को कुछ नहीं है तो वो घर कैसे खरीदेगा? घर तो वो तब भी खरीदेगा ना कि जब उसके पास बेसिक नीड उसकी पूरी होगी, भूख प्यास वाली, रोटी वाली। तो जब इसके पास ये आ जाती है तो फिर वो लव एंड बिलोंगिंगनेस की तीसरे नंबर पे चला जाता है। वो ये सोचता है कि अब मेरे पास ना कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिन चीज़ों को मुझे करना है। मैं मोहल्ले में इधर-उधर मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लोग मेरी इज़्ज़त करें, मैं लोगों के साथ अटैच हो जाऊँ। और उसके बाद उसकी स्टीम आ जाती है, उससे अगला लेवल होता है, जब लोगों के साथ अटैच होता है तो फिर उसकी बात भी मानी जाती है, उसकी बात सुनी भी जाती है, उसके बात को रिकॉग्नाइज़ भी किया जाता है। और जब ये रिकॉग्नाइज़ हो जाता है तो फिर उसके बाद उसका लेवल आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। बुनियादी तौर पे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल है, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल, जहाँ पे इंसान अपनी पीक पे पहुँच जाता है अपने किरदार के हिसाब से या अपने हर लेवल एज़ ए ह्यूमन बीइंग, उसका ये हाईएस्ट लेवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो बुनियादी तौर पे ये 5 लेवल हैं जिन लेवल को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, फाउंडेड इन द अर्ली वर्क ऑफ कार्ल जूंग, विलियम जेम्स एंड अब्राहम मैस्लो ने ये ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी दी। दिस थ्योरी इज द कलेक्टिव अप्रोच टू बिहेवियरिज्म, फंक्शनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। इसमें ये सारी बातें पाई जाती हैं जो फंक्शनलिज्म में थी, बिहेवियरिज्म में थी और ह्यूमनिज्म में थी। तो इस साइकोलॉजी में पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर डिड्यूसिंग फ्रॉम सवियर स्ट्रेस और इन द, यानी वो कहता है कि इंसान के तजर्बात जो हैं या इंसान का अगर आपने तजर्बा करना है तो आप उनको सवियर कंडीशन में देखें। या तो सवियर स्ट्रेस में वो हो तो बात ठीक होती है उसकी, या सवियर एक्साइटमेंट में हो तो फिर उसका पता चलता है कि वो उसका लेवल क्या है, उसका म्यार क्या है, वो कैसे सोचता है। तो इंसान की सोच को वो कहते हैं कि सवियर कंडीशन में, ईदर दैट इज फ्रॉम द बॉटम, ईदर दैट इज फ्रॉम द टॉप,
कि स्ट्रेस में है या हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट में है, तो यहाँ पे चीज़ों को मेजर किया जाता है। ह्यूमन बीइंग ओनली शो देयर एग्जैक्ट बिहेवियर इन अबव मेंशन स्टेट्स, यानी उसकी जो मौजूदा सूरत हाल होती है उसमें वो अपना एग्जैक्ट बिहेवियर, यानी इंसान अगर बहुत खुश है सब कुछ वो लुटा देता है, अगर बहुत स्ट्रेस में है तो सब कुछ वो जो है अपने कब्जे में करना चाहता है। तो ये बुनियादी तौर पे ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी है कि इंसान के बिहेवियर जो है वो उसकी सवियर कंडीशन में उसका हमें पता चलता है। तो ये चंद स्कूल ऑफ थॉट थे जिनके बारे में मैंने आपसे टॉक की। अगर कोई सवाल है या आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इनबॉक्स में। डेफिनेटली इट विल बी एप्रिशिएटेड इफ यू कमेंट मी इन द इनबॉक्स। आई विल रिप्लाई यू पीपल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।